Because you see, the state president of BJP, Dilip Jaiswal said, "मैं गाली की डिक्शनरी खुद हूँ." तो maybe he borrowed this person borrowed some of the abusive words from Dilip Jaiswal's dictionary. He's a prime minister of 140 crore people. When you unleash such abuses against the prime minister, you are not only insulting the prime minister, you are also insulting 50% of the population, all the women in this country. 11 साल में राहुल की पप्पू इमेज बनाई गई, लेकिन यह सब करने के बावजूद राहुल गांधी आज भी डटे हुए। क्या चीज ऐसी है जो उन्हें और लीडरों से अलग बनाती है, जिससे वे मोदी का मुकाबला कर पा रहे हैं? दोस्तों, राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे, तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे। अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। सबूत इस बात के किसी के पास नहीं है कि क्या तेजस्वी यादव ने या राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस वीडियो को अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसे रोकते हुए भी सुना जा रहा है। लेकिन इनको जब चारों तरफ से घिर चुके हैं, इसी में इनको नजर आया क्या एक वो जीवनदान जो तमाम तरीके की परेशानियों का निदान उसमें मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, जबकि ये ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल खुद बीजेपी के नेता न्यूज चैनल से लेकर तमाम अलग अलग मंचों पर कर चुके हैं। तू तड़ाक की बात है तो तू तड़ाक तो राहुल गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी साहब न केवल पुरुष बल्कि महिला नेत्रियों के लिए कर चुके हैं। क्या उन्होंने कभी माफी मांगी? नहीं। यह माफी का सारा जिम्मा जबरदस्ती राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी के नेताओं पर थोपा जा रहा है, और यह काम बीजेपी के नेता के लिए नहीं कर रहे, इस देश के पत्रकार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि चारों तरफ से घिर चुके आका को इसी से उनको जीवनदान, सियासी जीवनदान मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और इसके साथ साथ आज आपको बीजेपी के नेताओं की करतूत दिखाऊंगा, इनके समर्थकों की करतूत दिखाऊंगा जो हैं तो बीजेपी के सदस्य नहीं, लेकिन खोलकर बीजेपी का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ खेल ही ऐसा है और वो खेल खुलने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं। एनडीटीवी की ये खबर है। We are demanding speedy investigation into this because we know that person belongs to BJP. And how come I am making this point is because you see, the state president of BJP, Dilip Jaiswal said, "मैं गाली की डिक्शनरी खुद हूँ." तो maybe he borrowed this person borrowed some of the abusive words from Dilip Jaiswal's dictionary. And I again believe that no investigation will take place or no action will take place because never BJP takes any actions on these sort of people. You see, Prem Shukla, the national spokesperson of BJP, on air abused Surendra Rajput's mother, but no action was taken. And how come he did so? बिल्कुल यही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं गालियों की डिक्शनरी हूं, माफी मांगी, कार्रवाई हुई नहीं। प्रेम शुक्ला तो गंदगी फैलाई चुके हैं, कितने अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के एक नेता के परिवार के लिए कर चुके हैं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। हो सकता है ये भी बात होगी बीजेपी के नेता जो नाम बदलने में अव्वल हैं, उन्होंने इन गालियों को सत्कर्म में तब्दील कर लिया हो सिर्फ अपने लिए, ये हो सकता है। वैसे तो बड़ी नैतिकता की बात मोदी, शाह और बीजेपी के नेता और ये चरण चाटुकार पत्रकार करते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला पर कभी इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स की गई नहीं। इतना गंदा और घिनौना बयान उस आदमी ने दिया था। आइए अगली देखिए खबर क्या है। यहां पर राहुल गांधी ने पहले ही क्या माफी जो मांगने की बात हो रही है। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। तो ये पहले ही क्लियर उन्होंने कर दिया था। खैर आगे देखिए, यहां पर भी He's a prime minister of 140 crore people. When you unleash such abuses against the prime minister, you are not only insulting the prime minister, you are also insulting 50% of the population, all the women in this country. How dare Congress believe that such galis can be normalized in politics? I think that is the larger question. सोचो ये लोग क्या कह रहे हैं, कम से कम ये देख भी लेते कि इनके अपने नेता कितने चरित्र के अच्छे हैं, और नरेंद्र मोदी जब खुद तू तड़ाक करके सोनिया गांधी के लिए शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तब इन लोगों को शर्म नहीं आई। खैर शर्म तो होती तो बात ही क्या थी। खैर आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है राहुल गांधी से माफी की मांग, मगर क्यों? क्या राहुल ने गाली दी? नहीं। क्या राहुल के सामने किसी ने गाली दी? नहीं। क्या राहुल की सभा के दौरान किसी ने गाली दी? नहीं। लेकिन पूरी बीजेपी कह रही है माफी मांगे। और कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय जैसे बदबूदार शब्द किसके मुखार बिंद से निकले थे?
मांगेंगे माफी। ये बिल्कुल सच बात है। इन सब पर कोई, मैंने कहा ना, इनका टाइम आ चुका है। इन सब पत्रकारों का भी, जो आजकल चरण चाटुकारता अब चरम पर इसलिए कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अब ये आदमी है, चूंकि एनआई की बाइटें तो नहीं सुनवा पाऊंगा, राहुल गांधी के लिए गंदी गंदी बातें इस आदमी ने की थी, उनके परिवार के लिए। बीजेपी चाहती है राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उनकी यात्रा के दौरान किसी ने उन्हें मां की गाली दी। लेकिन राहुल गांधी से पहले तो नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के नेता ने मन से राहुल को मां की गाली दी थी। दरअसल गाली गलौज की संस्कृति मोदी शाह की बीजेपी की देन है। बिल्कुल सही बात है। 2014 के पहले ऐसे हालात कभी नहीं थे। मैंने पहले भी आपको एक जगह बताया था, जब प्रेम शुक्ला ने गाली दी थी, मैंने तब भी कहा था कि 2014 से पहले जाकर देखिए, अगर किसी वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता को तू तड़ाक भी कर दिया जाता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये मोदी और शाह की रणनीति रही, और इनके ही मुखारबिंद से कई शब्दावली सुनवा दूंगा। ए बैठ जा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या होती है? गर्लफ्रेंड का मतलब महिला के लिए कह रहे हो, और जिसके लिए कह रहे हो आप सोचिए। ये शब्दावली उनकी मानसिकता दर्शाती थी, लेकिन इस देशी मीडिया ने कभी नहीं कहा। मैंने कहा ना, जो बिके हुए ईमान वाले हैं वो क्या ही पूछेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहना सुनिए। उनके मुकाबले एक नेता उभर आया है जो उन्हें चुनौती दे रहा है। मशहूर टीवी एंकर अभिज्ञान प्रकाश ने हाल ही में एक चर्चा में राहुल के उभार की समीक्षा इस प्रकार की है: 11 साल में राहुल की पप्पू इमेज बनाई गई, लेकिन यह सब करने के बावजूद राहुल गांधी आज भी डटे हुए हैं। क्या चीज ऐसी है जो उन्हें और लीडरों से अलग बनाती है, जिससे वे मोदी का मुकाबला कर पा रहे हैं? अभिज्ञान कहते हैं कि मेरे लिए बस अंग्रेजी का एक शब्द है, वो है राहुल गांधी का कन्विक्शन, यानी उनका दृढ़ विश्वास। यह क्रेडिट सिर्फ राहुल गांधी को जाता है, दूसरे। अब आप सुन लीजिए, यही सारी बातें तो चुप रही हैं। दरअसल क्या था कि 2014 के वक्त हर हर मोदी, घर घर मोदी ये सुना करते थे। आज कोई इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इनको कहीं से कोई जीवन दान मिलता नजर नहीं आता। ये जबरदस्ती विपक्ष में कोई एक ऐसी कमी ढूंढना चाहते हैं जिससे कुछ ना कुछ, जब वोट चोर की बात होती है तो बापों तक पहुंचते हैं। अभी आपको कई पोस्टर्स भी आपने देखे होंगे जो लालू प्रसाद यादव के लिए, फिर या फिर राजीव गांधी जिन पर आरोप लगा, उनको लेकर किया गया। तब इन्हें शर्म नहीं आई, ना बदतमीजियों की सारी हदें पार हो रही थी। जो बात बात में नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, इन सबको लेकर आते हैं, उनमें वो नैतिकता की डिमांड कर रहे हैं। तो पहले नैतिकता आप सीखिए। आप पारिवारिक लोगों पर छींटाकशी करने वाली सबसे गंदी और घिनौनी पार्टी बन चुकी है बीजेपी। ये स्पष्ट है। आप कई नेताओं को सुन लीजिए, जब सुनेंगे तो गंदा और घिनौना बयान ही सुनेंगे। अब आ जाइए समर्थन करने वाले इनके कैसे हैं। ये एक वक्त में आम आदमी पार्टी के नेता थे, राज्यसभा जा नहीं पाए, टीस ऐसी उठी, उसके बाद ये बीजेपी की शरण में चले गए, हर किसी को पता है। ये है, नाम है कुमार विश्वास। कवि के तौर पर इनको पसंद किया जाता रहा, लेकिन ये जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर आंखें मूंद कर अपने आप को बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी साबित करने में जुटे हैं, तो राष्ट्रवाद का असली प्रमाण पत्र इनका देख लीजिए। आरपीएससी यानी राजस्थान का जो परीक्षा करा था, उस पेपर लीक में कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा भी शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की भर्ती को रद्द कर दिया और यह कहा कि अध्यक्ष सहित 7 अन्य सदस्यों, जिसमें कुमार विश्वास की सदस्य पत्नी मंजू शर्मा भी घोटाले में शामिल थी, यानी इनकी पत्नी भी शामिल है। और फिर पूछा जाता है कि इतना पैसा इनके पास आया कैसे। खुरपेच लिखते हैं, चूल्हा ओढ़कर जो रामकथा के नाम पर ज्ञान का चूरन दुनिया को बांटते हैं, अगर अपनी पत्नी को दिया होता तो उनका नाम आज राजस्थान पेपर लीक में ना आता। अब इस पर भी जवाब दे दें। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द की और माना कि आरपीएससी अध्यक्ष और मेंबर्स का भी योगदान रहा। कुमार विश्वास की पत्नी भी आरपीएससी मेंबर है और कुमार विश्वास को हमारे पैसों से वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए, एक है विंग कमांडर पुष्कर विजय द्विवेदी, उन्होंने एक बड़ी बात लिखी है। भगवान परशुराम का अपमान करने वाला कुमार विश्वास एक शिखंडी का मुखौटा, काव्य की दुनिया का वो चतुर नक्काल जो मंच पर खड़ा होकर दो कौड़ी की तुकबंदी जैसी छपरी शायरी की बारिश करता था, पर भीतर से खोखला था, आत्मरहित। उसकी भाषा में थोड़ा श्रृंगार रस था, लेकिन उसका हृदय विषाक्त था। वह अपने ही शब्दों का माया जाल बुनता था और उसी में दूसरों को फंसाकर कुटिलता से मुस्कुराता था। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा। ये देखिए, दोनों चीज़ें उन्होंने एनबीटी की है। जिस दिन हिंसा की कुल्हाड़ी छोड़ी उसी दिन परशुराम से राम बन जाएगा मनुष्य, ये कुमार विश्वास ने कहा। रामायण महाभारत किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी, यादव कथावाचक के पक्ष में बोले कुमार विश्वास। ये तमाम चीज़ें उनकी हैं, ये अपने अपने। आइए, एक वक्त में ये बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं। वो बात अलग है कि मन मुताबिक सीट नहीं मिली थी तो पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब देखिए क्या हरकत है। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ, वायरल हो गया। ये हैं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का ये वीडियो वायरल है। साथ ही एक्ट्रेस अंजलि राघव स्टेज पर बोल रही हैं और पवन सिंह एक्ट्रेस इससे असहज हो रहे हैं। समझ नहीं आता कि इतने बड़े स्टार हो जाते हैं, लेकिन
लोग महिलाओं से कैसे पेश आना ये सीख नहीं पाते। बड़े स्टार हैं इसलिए कभी कभी क्या होता है कि सार्वजनिक तौर पर इनका बेइज्जत करना ही बड़ा मुश्किल होता है, वरना आप जानते हैं जब बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान होता है किसी भी फील्ड का, वो आपसे कैसे बदला लेता है। अब आइए दीदी का भी एक अथाह ज्ञान जरा सुन लीजिए। भारत परचेजिंग पावर के मामले में चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चाइना के बाद इंडिया, और हम अमेरिका और यूरोप से आगे निकल जाएंगे। जब किसी देश की जीडीपी को परचेजिंग पावर में गिनते हैं तो यह देखा जाता है कि वहां के लोग अपनी करेंसी में कितनी चीजें खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर, बहुत सारा ज्ञान अचानक से इनको याद आ जाता है हर चीज पर, लेकिन अभी आगे जाकर यही सारी चीजें इनसे पूछ ली जाएंगी। उसके बाद कहेंगे उस समय ऐसी स्थिति थी, हमने इसलिए उस समय ऐसे पत्रकारिता कर दी, ये हुआ। लेकिन किसी के कहने पर आपने कह दिया, किसी ने कह दिया 2038 में ऐसा हो जाएगा भारत को लेकर, तो उन्होंने उस पर पूरा प्रोग्राम जनरेट कर दिया। लेकिन जब कोई और बात मोदी सरकार के खिलाफ की होगी तो उसको दिखाने से बचेंगे कि हम उन पर भरोसा क्यों करें। खैर, ये इनका दोहरा रूप है, और फिर कहते हैं दोगलापन क्यों कहा जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप अच्छी बात नरेंद्र मोदी साहब के लिए बोलेगा तो उसके बाद कहा गया डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बिजली कड़कती है और केमिस्ट्री ऐसी है। लेकिन ट्रंप जब भारत विरोधी कदम उठाकर नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बोल देंगे तो कहा जाएगा उसी आदमी की बात क्यों सुनिए, अपने देश की बात सुनिए। खैर, ये इनका दोगलापन है इसीलिए। अब आइए जरा कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। सीवा ढाबा मामा यादव का, आपको इस रोड पे बहुत सीवा यादव के ढाबे के नाम से मिलेंगे, पर ये असली वाला यही है। ये इसका वॉशरूम है, ये हाईवे है, ये कार पार्किंग खड़ी करने की जगह है, और यहाँ पे एक खास बात और है, ये प्रे रूम। यहाँ पे आप जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये अलग से व्यवस्था की गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना है, ये देखिए अच्छी व्यवस्था है, करनी चाहिए सबके लिए। ये भी देखिए जरा, ये वीडियो इंडोनेशिया का है जहाँ 90% मुसलमानों की संख्या। वहाँ की स्कूलों में हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन मजहब के लोग अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं करता। इंडिया में मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर जाए तो मनुवादियों के पेट में दर्द होने लग जाता है। ये खूबसूरत तस्वीरें इसीलिए मैंने आपको दिखाई कि अलग अलग तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आती हैं। लेकिन हमारा देश तो इस समय भी अभी गाली देने वाला कौन है, किस पार्टी से, उसके आधार पर माफी मांगने की अपील करता है। ये स्थिति है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।